नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी नए स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड सिंपली 15 क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो कवर करते हैं, ताकि इन क्लासेस की हेल्प से ही हमारा मैक्सिमम जो प्रीलिम्स का स्टैटिक वाला पोर्शन है वो कवर हो जाए। साथ ही साथ देखते हैं कुछ सेम ट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट्स डे 1 से इन क्लासेस को देख रहे हैं उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझकर क्वेश्चंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी है जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड इससे आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलेगी एंड वीडियो रोज दोपहर 2:05 पर अपलोड हो जाती है। आज है डे नंबर 79। तो आज से पहले तक हमने क्या किया, डे नंबर 1 से लेके हमने डे नंबर 75 तक 2014 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। टू डे नंबर 75 से हमने स्टार्ट किया 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, एंड आज है डे नंबर 79। तो इसी 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना जो जिसे हम कहते हैं इंट्रो, उन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो न्यू जुड़े है ना, ताकि उन्हें लेफ्ट आउट फील ना हो। पता होना चाहिए ना कि क्लास ज्वाइन करी है तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो 1.25 या 1.5 पे आप वीडियो को करके देख लेना। ओके, 15 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, 61 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं कहाँ कवर करवाता हूँ प्लेसेस इन न्यूज, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे मैं मंथली करंट अफेयर्स आपको करवा रहा हूँ, और उस मंथली करंट अफेयर्स में एक लेक्चर जो होता है वो मैंने डेडिकेटेडली किसके लिए रखा है, प्लेसेस इन न्यूज के लिए। ठीक है, तो आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं। मंथली बेसिस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, 15 to 20 क्वेश्चन होते हैं और कुछ पॉइंटर्स होते हैं, 7 to 10 पॉइंटर्स होते हैं जो एज अ फैक्ट आपको याद करने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड ही है। अब आपको पता है उस टाइम पर क्या हो रहा था, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से यूक्रेन न्यूज में था, तो उसके लैंड बॉर्डर्स पूछ लिए यहाँ पर, है ना। अब इस चीज को आपको याद रखना है कि ऐसे इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई भी रीजन किसी भी वजह से न्यूज में है तो आपको उसके बारे में, उसके आसपास के जो बॉर्डर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें मैं कैसे करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं प्लेसेस एंड न्यूज पे करवा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब देखो जरा, इधर आओ, थोड़ा सा मैप देखते हैं। ये वाला आपको रीजन जो दिख रहा है, ये मेजरली देखा गया कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो है फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा गया। अब क्या है कि यूक्रेन के लैंड बॉर्डर्स देखने, क्या हो गया, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ठीक है, एंड मोल्डोवा, ये हमें देखने को मिले। अब इधर आ जाओ। अब पता है क्या, आप इनको कैसे कर सकते थे इजीली। आपको पता है मैंने अभी जो प्लेसेस इन न्यूज करवाई है जनवरी की, उसमें मैंने आपको लिथुआनिया और लातविया के बारे में बताया है कि ये किस सी की तरफ ओपनड है। आप मुझे बताएंगे किस सी की तरफ ओपनड है, कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितना किसको याद है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन में होंगे ही नहीं ना। ठीक है, ये तो यूक्रेन से बहुत दूर है। उसके बाद अभी हमने देखा कि इनमें से कौन कौन से हैं जो बॉर्डर बना रहे। सबसे पहले हमने देखा हंगरी, उसके बाद हमने क्या देखा, रोमानिया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों लैंड बॉर्डर बना रहे हैं किसके साथ, यूक्रेन के साथ। बाकी कोई हमने देखा क्या, नहीं देखा, तो वो नहीं है हमारे ऑप्शन में। तो क्या है, ओनली 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इधर। क्यों, ये चीजें क्या है, ये चीजें आप किसी ट्रिक से या किसी लैंग्वेज को समझ के नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, इसके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा। सिर्फ नॉलेज के साथ जाओगे तब भी नहीं होगा, सिर्फ एप्टीट्यूड के साथ जाओगे तब भी नहीं होगा, दोनों होना जरूरी है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, जो एप्टीट्यूड बेस्ड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों का, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों इधर लगेगी, ठीक है। इधर क्या पूछा गया है, ये ना मेनली जो क्वेश्चन है ये इंसोलेशन से रिलेटेड है। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, इंसोलेशन का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको पता है सन की रेज जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ की सन की जो रेज है अर्थ तक पहुंचती है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से एरिया में हमें कितना देखने को मिलता है, कितनी सनलाइट आती है। तो मैं वही आपको चीजें यहाँ पर अभी बताऊंगा, पूरा हम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स द ऑफ द रिसीव्ड एट द पोल्स। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जब डेटा आए ना, डेटा आए तो डेटा आते ही चीजों को गलत मानना नहीं है, पहली मैं बता देता हूं। डेटा आए तो आपको सोचना है, क्या सोचना है कि क्या किसी तरीके से इस डेटा को थोड़ा एक्सट्रीम तो नहीं बनाया गया, क्या मैं अपनी नॉलेज यूज कर सकता हूं यहां पर। अब अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये 10 टाइम्स नहीं 2.5 टाइम्स होता है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, 2.5 टाइम्स और 10 टाइम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी वो डेटा को गलत करते हैं तो वो बहुत एक्सट्रीम जाकर करते हैं। नहीं तो यूजुअली वो डेटा को जब भी उन्हें सही करना होगा ना, तो अगर कहीं पर 19 है, 19% बोला है, कोई भी चीज जो है बोला गया है 19% होती है, अगर वो एक्चुअल में 20% भी होती है ना, तो भी यूपीएससी उसे सही मानता है, क्योंकि वो इतनी छोटी जगह चेंजेस नहीं करता डेटा में। वो क्या करता है, बहुत ही बड़े चेंजेस करता है, जैसे 100 को 1000 कर देगा, 100 को 500 कर देगा, इतने बड़े बड़े वो चेंजेस करता है। ऐसे देखो 2.5 को 10 टाइम्स कर दिया। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना डेटा के बारे में कि हाँ इतना ज्यादा तो नहीं होता यार, 2 टाइम्स होता था या 4 टाइम्स होता था, इतना याद है, तो वो हमेशा डेटा को एक्सट्रीम करते हैं। तो डेटा जब एक्सट्रीम है तभी वो गलत होगा, ठीक है, तो ये बात गलत है। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। अभी मैं एक और एप्टीट्यूड वाली चीज भी आपको बताऊंगा, अभी रुको जरा। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब है एक्चुअल में 66%, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इंफ्रारेड रेज जो है आपको 2/3 नहीं देखने को मिलेगी, 66% नहीं देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी, 50%, 49 से 50%, ठीक है, हाफ देखने को मिलती है, तो ये भी गलत है। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर स्टेटमेंट्स कैसी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, डायरेक्ट कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब एक बात बताओ, उन स्टेटमेंट्स में आप ज्यादा विश्वास करना चाहोगे जिसमें डेटा दिया गया है, या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें डेटा नहीं दिया गया है। और इस वर्ड को प्लीज याद रखना, लार्जली। अब जब भी हमें ये लार्जली वर्ड कहीं देखने को मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में, तो हम जरा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे और ये कोशिश पता करने की कोशिश करेंगे क्या लार्जली जहां पर यूज किया है, क्या उन स्टेटमेंट्स को ठीक किया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक है या नहीं है, मैं आपसे ही पता करवाऊंगा। अभी देखना जरा, तो मुझे नहीं भी पता होता अगर ये बात, कोई बात नहीं, थर्ड स्टेटमेंट लिखी गई है, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर्स दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। नहीं पता, चलो मान लो आपको, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे, आगे बढ़ो। इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। आपको क्या पता नहीं है नॉलेज से कि इंफ्रारेड वेव्स जो है वो विजिबल नहीं इनविजिबल होती हैं, इनविजिबल होती है। तो ये तो नॉलेज से ही आपको पता होना चाहिए था, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात क्या है कि पहले जब डेटा दिया गया ना, अब थोड़ा इसमें नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि जब फिर भी अगर नॉलेज नहीं भी आपके पास होती तब भी आप एक बात सोचो, चलो एक स्टेटमेंट आपने काट दी विद नॉलेज, फिर 3 स्टेटमेंट बची, आप कौन सी स्टेटमेंट पे ज्यादा विश्वास करना चाहोगे, जिसमें डेटास दिए गए हैं, या फिर एक ऐसा जिसमें चीजों को बहुत वाइड रखा गया है, कोई परफेक्ट डेटा नहीं दिया गया। आपको पता है यूपीएससी की लैंग्वेज अगर आपने देखी है कि उस पर आपको ज्यादा विश्वास करना चाहिए जिसमें डेटा नहीं दिया गया। समझे इस बात को। तो ये है एप्टीट्यूड। आपको नॉलेज से आपने लास्ट स्टेटमेंट को गलत कर दिया, मान लो आपको बाकी 3 के बारे में नहीं पता था, तो वहां पे आप एप्टीट्यूड यूज कर सकते थे कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है कि वो स्टेटमेंट्स सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिसमें क्या किया है, वाइड रिप्रेजेंटेशन रखी है किसी भी स्टेटमेंट की। यहाँ पे लिखा लार्जली, कि ज्यादातर ऐसा होता है, ये नहीं बोला ऐसा ही होता है, लार्जली का मतलब है ज्यादातर। समझे इस चीज को। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर फंस गए तो एप्टीट्यूड यूज करना इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को समझ लो, जब सोलर इंसोलेशन की बात करी गई है ना, तो प्लीज एक चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता कहाँ पे है, बिल्कुल इक्वेटर पे होता है, ठीक है। बट इस इंसोलेशन की वजह से सबसे ज्यादा हीट कहाँ डेवलप होती है, अगर ये पूछ लिया गया तो याद रखना सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन्स, वहां पे सबसे ज्यादा हीट जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ क्या बोला गया, maximum insolation on earth is primarily received in the subtropical desert region, typically located between 20 degrees से 30 degree latitude in both northern and southern hemisphere, while equator has the most direct rays। याद रखना डायरेक्ट रेज सबसे ज्यादा इधर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पर हाई नेट एनर्जी जो है, हाई इंसोलेशन, मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ देखने को मिलेगी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में। तो मैंने क्या बताया कि सबसे ज्यादा जो रेज है, डायरेक्ट रेज जो है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इक्वेटर पे। पर अगर मैं बात करूं कि इंसोलेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इंसोलेशन सबसे ज्यादा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में होता है। प्लीज इस बात को याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि इंसोलेशन तो इक्वेटर पे ही सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसी तरीके से बात चलती है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ पोल्स, फिर ट्रॉपिकल रीजन आ गया आपका, इसको ट्रॉपिकल मानो, टेम्परेट को अभी हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद इक्वेटर पे जाओ, तो आपको देखने को मिलेगा कि पोल से लेकर ट्रॉपिकल तक जब आप आएंगे तो यहाँ पे इंसोलेशन आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है इक्वेटर पे मैक्सिमम इंसोलेशन नहीं होती है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन पे होती है। और क्योंकि आपको ये सेंस कम बनाएगा, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, प्लीज इस बात को याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पे भी यही लिखा है, बेस्ड ऑन द एनुअल एवरेज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, जिसे हम इंसोलेशन बोलते हैं, रीचिंग द अर्थ सरफेस जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू ट्रॉपिक्स, पोल्स टू ट्रॉपिक्स, ठीक है। यही मैंने बताया कि पोल से लेके जब आप ट्रॉपिक्स की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा इंसोलेशन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है वहां पे हमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सरफेस आइसोलेशन देखने को मिलती है। प्लीज इसे याद रखना कि आइसोलेशन इक्वेटर पे सबसे ज्यादा नहीं होती है, कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में होती है। यहां से वो क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हैं जब इंसोलेशन एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया है तो। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 63, देखो क्या है ना कि मैं क्यों आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवा 10 सेकंड 15 सेकंड क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप पॉज कर सकते हो, आपके पास वो ऑप्शन है, तो आप प्लीज पॉज कर लेना, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना एंड देन फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे, तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप मतलब हम पॉज कर लिया करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपने एक्सप्लेनेशन को जारी रखिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी बीच बीच में मैं आपको 10 सेकंड दे दूंगा, जब मुझे रेस्ट की जरूरत होगी, मुझे लगेगा कि हाँ आप गले को शांति देनी है, उस टाइम पर, ठीक है। अब देखो, बोला गया है द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। क्या रीजन है इसके पीछे का, देखो ये नॉलेज है, ये नॉलेज है, ये प्योर नॉलेज है। क्यों, ट्रॉपिकल रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सॉरी, कि आपको देखने को मिलेगा कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें लीचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। लीचिंग का मतलब जो टॉप सॉइल है वो क्या होती है, वो इरोड ज्यादा होती है। लीचिंग हमें ज्यादा देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और आपको पता है जो टॉप सॉइल होती है वहां पे ही मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं सॉइल के अंदर। तो जब वो लीच हो रही है, जब उसमें सॉइल इरोजन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट ज्यादा कैसे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये बोला जाए कि स्पीशीज, प्लांट्स की स्पीशीज सबसे ज्यादा होती है, ये सारी बात करी जाए, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बट जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच तो नहीं होती है, क्यों, लीचिंग की वजह से। इस बात को याद रखना, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो है ना, ये एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन बना दे। अब सब जिसने नहीं पढ़ा उसके दिमाग में क्या आएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतने ज्यादा प्लांट्स होते हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, हाँ तो न्यूट्रिएंट रिच होता होगा, बट वो कभी इस एंगल से सोचते ही नहीं है,
है ना। तो इस वजह से वो गलत करते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन इसीलिए इतने आसान और लल्लू क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट भी आपको पता चल गई कि गलत है, तो आप डायरेक्टली अपने आंसर पे पहुंच जाते हैं। जैसे हमें पता चला कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, तो हम पहुंच गए ऑप्शन नंबर डी पे, हमें सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, और इस वजह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल के अंदर, वो डीकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी। क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल ये बात करेक्ट है। ऐसा हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, उतनी ज्यादा जो डीकम्पोजिशन है वो जल्दी होती है। जितना लो टेम्परेचर होगा, मतलब जितनी ठंड होगी, उतना धीरे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अब थोड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है मैंने, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया। अब इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेनली इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेंगे, देखो इक्वेटोरियल में भी और ट्रॉपिकल में भी, दोनों में जहां पर भी आपको इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलेगी, वहां पर आपको ये रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अमेजोन में, कॉन्गो में, साउथ ईस्ट एशिया में ये आपको मेनली देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कॉपेन की क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट को लेकर, उसमें इसको किस में रखा गया है, एएफ में रखा गया है। एएफ में आपको रखा गया है किसको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे हीट ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जो लेयर्स होती है, सॉइल की जो लेयर्स हैं, वो स्ट्रैटिफाइड होती है, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे कैनोपी जो है वो थिक देखने को मिलती है। मैंने बोला प्लांट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ट्रीज बहुत थिक हैं, तो इस वजह से क्या है कि कैनोपी जो है यहाँ पे हमें थिक देखने को मिलती है। ठीक है, प्लस बायोडाइवर्सिटी मैंने बोला था आपको हाई है। 50% से ज्यादा जो वर्ल्ड के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लश वेजिटेशन है। लश का मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत रिच है, ये आपको देखने को मिलेगा। जिसे हम कहते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज एंड एनिमल्स में लेके। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत पुअर है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन बहुत रैपिड होती है, प्लस हैवी लीचिंग देखने को मिलती है। किस किस टाइप के आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन, ब्रॉड लीफ ट्रीज, बटरेस रूट्स, लियानस और एपीफाइट्स। ये प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपीफाइट्स एक बार प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसको प्लीज याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। थ्रेट में क्यों आ गए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर। आपको पता है जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़े सतर्क हो जाया करो। ठीक है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। एक तो वो जागीरदार जमींदार वाले क्वेश्चन में, हाई क्लाउड लो क्लाउड वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा। फिर कल के सेशन में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। मैं एक मिनट रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, कल के सेशन में किस चीज, क्या क्वेश्चन था वो। हाँ, वो था ब्रह्मोस मिसाइल और हमारा क्रूज मिसाइल से रिलेटेड है ना। क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस तो एग्जाम्पल में था, तो क्रूज मिसाइल और हाँ जी, बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड था क्वेश्चन। कंपैरिजन हुआ तो उन्होंने उठल पुठल कर दी थोड़ी सी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी आपको, मैं आपको एक्सट्रीमिस्ट होने के लिए नहीं बोलूंगा कि जब कंपैरिजन दिखे तो उसको गलत मान लो, ले, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि सतर्क हो जाओ भाई, हो सकता है कि वहां पे कोई झोल छुपा हुआ हो, और 99% ऑफ द टाइम झोल होता है, लेकिन 100% ऑफ द टाइम्स नहीं होता है। प्लीज इसे याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या किया, बोला कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के बीच में जो टेम्परेचर है वो समर्स में ज़्यादा होता है, और विंटर्स में जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होता है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, फिर आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये हिल्स है, ये हिल्स है, ठीक है, ये ओशन है, ये ओशन। देखो,
ओशन ओशन की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है, मतलब कि इसको सिंपल देसी भाषा में बोले तो गर्म या ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है, गर्म या ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वहीं पर हिल्स है, हिल्स मेनली क्या है, आपको रॉक्स दिखेंगी, सॉइल दिखेगी, ये ठंडे भी जल्दी होते हैं, गर्म भी जल्दी होते हैं। मान लो विंटर्स का टाइम, ठीक है। अब क्या है कि समर्स के बाद जो विंटर्स आई है, अब ना इसको ठंडा होने में टाइम लगता है, और ये उस लेवल पे ठंडा भी नहीं हो पाता क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा है, आपको ये बात पता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो विंटर्स में ये जो हिल्स है ये बहुत जल्दी अपने टेम्परेचर को लूज कर देती है और बहुत ठंडी हो जाती है, और ये उतना जल्दी जो है अपने टेम्परेचर को लूज नहीं करती, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है। वहीं पर अगर समर्स है तो ये हीट जल्दी हो जाती है, और इस टाइम पर क्या है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज ही रहता है, ये बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होते, कभी भी इतने ठंडे नहीं होते कि आप इसे हिल से कंपेयर कर पाओ जितने हिल्स ठंडी हो जाती है ना। आप हमेशा देखेंगे कि यूजुअली जो आपको फ्रीज्ड, जिसे हम कहते हैं फ्रीज्ड, आपको ओशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, सी कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जब आप आर्टिक जाएंगे। आर्टिक में भी आप जाएंगे तो आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, पर आप ये नहीं देखेंगे कि पूरा का पूरा ओशन जम चुका है। क्यों? क्योंकि यार वो हीट ट्रैप्ड रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो इस वजह से आप ये समझो कि ये बहुत ज्यादा जो है वो ठंडे नहीं होते हैं। तो इस वजह से जब समर्स आती है, ये जो है अपने टेम्परेचर को गेन करते हैं, ठीक है, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहता नहीं है। लेकिन विंटर्स में क्योंकि ये बहुत ज्यादा लूज कर देते हैं अपने टेम्परेचर को, और ये इतना लूज नहीं करते, इस वजह से इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो समर्स में ऐसा नहीं होता, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, कंपैरिजन में यहां पर भी इन्होंने उल्टा कर दिया। विंटर्स में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये रीजन क्या है, कि यही रीजन है कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो ज्यादा होती है लैंड सरफेस से। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आ, यहां पर ये इन्होंने गलत कर दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई थी, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ए गलत है, तो 1 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे जो मैंने आपको चीज बताई ना वही मैंने यहाँ पर समझाई, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने बोल के वो चीज बता दी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा जो बॉडी वेव्स का एक कॉन्सेप्ट है, बॉडी वेव्स, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी वेव्स में आपको मेनली दो की बात करें, और भी वेव्स हैं पर अभी इनकी बात करते हैं। प्राइमरी वेव्स देखने को मिलती है और सेकेंडरी वेव्स देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। और मैं क्यों बोल रहा था कि हर बार आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को गलत मत मानना, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया गया है और वो कंपैरिजन ठीक है, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूँ कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना सोच को लेके अपनी, ठीक है, कि कुछ अगर मैंने बता दिया तो उसको एकदम धड़ल्ले से सिर्फ वही हर जगह मानना नहीं। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे मिनिस्ट्रीज को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर वो चीजें जहाँ पे लिखा है कि ये चीज तो इसी ने स्टार्ट करी थी, ये तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, वो चीजें गलत होती हैं और वो हमेशा गलत हुई है। तो मैं उनके लिए आपको दिल खोल के बोलता हूँ कि 100% वो चीजें गलत हो रही है, बट कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हमें 99% देखने को मिले हैं कि गलत है, ठीक है। तो अगर आप नेट देखेंगे तो नेट, अगर आप इस सोच के साथ भी जाएंगे कि हाँ सारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस गलत ही हैं, अगर आप इस सोच के साथ भी जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि नेट तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे, बट आई डोंट वांट कि आप ऐसा कोई बायस क्रिएट करें, ठीक है। जहां पे क्रिएट करना है वहां पे मैं बता दूंगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला सेसिमोग्राफ में पी वेव्स जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है अर्लियर देन सेकेंडरी वेव्स। रीजन है उसके पीछे का, पी वेव्स को बोला ही जाता है कि दे आर प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या है, जो सबसे पहले, देखो ये लैंड है, ये आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ है, यहां से अर्थक्वेक का समझ लो ओरिजिन हुआ है, अर्थक्वेक का जो है, जो वेव्स हैं वो इनका यहाँ पे ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले जो वेव्स पहुंचेंगी आपकी लैंड पर उन्हें कहते हैं प्राइमरी वेव्स, ये सबसे पहले पहुंचती है, इनकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव जो है वो इनसे लेट पहुंचती है, लेकिन सेकेंडरी वेव जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है प्राइमरी वेव से, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करती है, सेकेंडरी वेव्स। इस बात को याद रखना है, जो लेट से पहुंचती है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, ये बात याद रखनी है आपको। फिर ये बोला गया कि प्राइमरी वेव्स जो है वो
साउंड वेव्स की तरह वर्क करती है, मतलब कि वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो। देखो क्या होता है साउंड वेव्स में, क्या होता है, ये मान लो ये पार्टिकल्स हैं इधर, ये पूरे में पार्टिकल्स है इसके अंदर। जब साउंड मूव करती है वो क्या करती है, इस तरीके से मूव करती है। कहीं कहीं पर हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है। कंप्रेशन का मतलब क्या है, कंप्रेशन का मतलब क्या है, कंप्रेशन का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पर पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, कहीं कहीं पर दूर होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा कहीं कहीं पर। मैंने आगे डायग्राम बनाया हुआ है, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, आगे अच्छे से समझा दूंगा। और कहीं कहीं पर हमें कंप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो वर्क करते हैं, और इस तरीके से प्राइमरी वेव जो है वो मूव करती है लाइक साउंड वेव्स, ठीक है। वहीं पर जो एस वेव्स हैं वो लाइट वेव की तरह मूव करती है, ट्रांसफर वेव्स की जगह की तरह मूव करती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि वाइब्रेट अप एंड डाउन मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूव कर रही है, ठीक है, एट राइट एंगल्स टू डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। ये वेव की तरह जाती हैं, ये लाइट वेव की तरह जाती हैं, ये हम ट्रांसफर वेव्स की तरह जाती हैं। ये आपको याद रखना है, इसका बेसिक्स पढ़ लेना, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। हुआ है कि यहाँ पे कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, आगे आने वाले सालों में हमें प्राइमरी वेव्स से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सेकेंडरी वेव्स से, है ना, रेले वेव्स जो है, लव वेव्स जो है, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बट अब हमारा काम क्या है, थोड़ा स्टैटिक का पोर्शन कवर करना है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और थोड़ा सा डायग्राम भी देखना है। पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर ऊपर आएंगे इधर वापस, ठीक है। देखो सबसे पहले इस वाले को देखो, डायग्राम को। ये कंप्रेशन देखो, कहीं कहीं पे क्या है, कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, जो पार्टिकल्स है वो पास है, और कहीं कहीं पर दूर है। इसी तरीके से जो प्राइमरी वेव है वो क्या करती है, वो मूव करती है, वो मूव करती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको ऐसे क्या देखने को मिलेगा, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की तरह। इधर लिख देता हूं लाइक साउंड वेव्स। यहीं पर ट्रांसफर वेव्स की जगह या लाइट वेव्स की जगह देखने को मिलता है आपको, लाइट वेव्स भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, एक ही बात है। यहां पर देखो इस तरीके से बन रहा है जो मैंने पीछे बनाया था, है ना, ये समझ लो ये ग्राफ है ऐसे, और ये इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। ऐसे क्या मूव करते हैं, ऐसे लाइट वेव्स मूव करती हैं, है ना, ट्रांसफर वेव्स मूव करती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स मूव करती हैं, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शैडो जोन से रिलेटेड। देखो होता क्या है, जो प्राइमरी वेव्स है ना, वो लिक्विड हो, जैसे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों से क्या है, तीनों के थ्रू जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। अब क्या डिफरेंस आता है अभी बताऊंगा। ये जो है कैनॉट मूव थ्रू लिक्विड, कैनॉट मूव थ्रू लिक्विड, लिक्विड के थ्रू ये मूव नहीं कर पाती सेकेंडरी वेव्स, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको पता है ये जो इनर कोर है ये तो चलो सॉलिड है, लेकिन ये जो आउटर कोर है ये तो लिक्विड है। सेम चीज यहाँ पे आएगी, ये क्या है, सॉलिड है, ये जो बाहर का कोड है ये कोड कह रहा हूँ, कोर है, ये लिक्विड है। अब मैंने क्या बोला, प्राइमरी वेव सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों से मूव कर सकती है ना, तीनों के थ्रू, तीनों की हेल्प से मूव कर सकती है। तो इस वजह से लिक्विड यहाँ पर है, फिर भी प्राइमरी वेव जो है वो मूव करेगी, क्यों, क्योंकि इनके थ्रू ये मूव कर सकती हैं। तो इस वजह से जो प्राइमरी वेव्स है उनका शैडो रीजन जो है वो कम होता है, इतना सा शैडो रीजन है। डिग्री बोले तो 105 डिग्री से 145 डिग्री, और 145 से 105 डिग्री, दोनों तरफ जो है शैडो जोन हमें देखने को मिलती है। शैडो जोन का मतलब क्या है, शैडो जोन का मतलब है कि अगर इस पॉइंट से ओरिजिन हुआ है किसी भी अर्थक्वेक का, तो वो इस रीजन में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये होता है शैडो जोन किसी भी एक पर्टिकुलर वेव का। किसकी बात करें, प्राइमरी वेव की। वहीं पे सेकेंडरी वेव की, अब ये तो लिक्विड से मूव कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से इसका शैडो रीजन जो है वो बहुत बड़ा होता है, 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक। यहां पर आपको सेकेंडरी वेव देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आ जाओ जरा, थोड़ा सा पढ़ लो स्टैटिक, जो मैंने यहाँ पे बोल दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये कंप्रेशन, अरे यार, कंप्रेशनल वेव्स की तरह मूव करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह मूव करते हैं, जस्ट लाइक साउंड वेव्स, ठीक है।
सबसे पहले अराइव करते हैं, इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और सारे मीडियम्स के थ्रू ये जिसे हम कहते हैं कि फ्लो कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वैसे ही सेकेंडरी वेव की बात करें तो ट्रांसफर वेव्स हो गई, शेयर वेव्स हो गई, उसकी तरह ये मूव करते हैं। एंड एग्जाम्पल के तौर पे आप लाइट वेव लिख सकते हैं, लाइट वेव्स की, जैसे यहाँ साउंड वेव्स लिखा है ना, वैसे ही यहाँ पे लाइट वेव्स की तरह ये मूव करते हैं। ये स्लोअर होते हैं प्राइमरी वेव से, इसीलिए लेट पहुंचते हैं, बट दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, ये याद रखना है। लिक्विड आउटर कोर जो होता है, कोर है, कोर में इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। तो क्योंकि ये लिक्विड के थ्रू उसके थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस वजह से इसका शैडो एरिया ज्यादा होता है। बस इतनी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। याद रखना, पी वेव ज्यादा एफिशिएंट है एनर्जी में देन साउंड वेव, ये याद रखना है। मतलब कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन है प्राइमरी वेव्स का, वो ज्यादा होता है सेकेंडरी वेव्स से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं थी। प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप बिना नॉलेज के कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बोला गया है कि विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं इनके बारे में आप बताइए। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, मैंने क्या आपको बोला था? मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कुछ एक्सट्रीम बोल दिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए कि एक चीज भी अगर सच हो गई तो पूरी स्टेटमेंट गलत हो सकती है, तो इस वजह से क्या है, ऐसी स्टेटमेंट को आप एक्सट्रीम मान के गलत करेंगे। गुजरात में जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट देखे गए हैं, वो सी वाटर को यूज करते हैं, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। 40% जो इंडिया के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स देखे गए हैं, वो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है? ये भी गलत हो गया क्योंकि एक्सट्रीम बनाया गया है, खुद समझने की कोशिश करो। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? टाटा का इतना बड़ा नाम है, जिंदल का इतना बड़ा नाम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स हैं प्राइवेट कंपनीज के नाम पर, तो इधर कैसे लिख दिया कि प्राइवेटली ओन्ड? एक भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। तीनों स्टेटमेंट्स बहुत ही बेकार और घटिया स्टेटमेंट्स हैं, और इतनी सिंपल स्टेटमेंट्स थी कि जो बच्चा थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाए वो एप्टीट्यूड से इसे सॉल्व कर देगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल ऐड कर दिया, जैसे मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट जो आपको गुजरात में देखने को मिलता है, वो सी वाटर को यूज करता है। 40% जो है वो हमारे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में ही है, जितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं। उसके बाद जो प्राइवेटली ओन्ड की बात करें तो आपको टाटा देखने को मिलता है, अदानी, JSW और रिलायंस पावर हो गई, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड से सॉल्व कर सकते हैं हो। हर बार नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट फिर वही कहूँगा, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों की ज़रूरत है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई करो, ठीक से करो, ढंग से पढ़ो, थीम बेस्ड पढ़ाई करो। अगर टाइम है तो सब कुछ पढ़ो, जितनी भी बेसिक आपकी एनसीईआरटीज हो गई, जो भी है, अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ो अच्छे से। टाइम की कमी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर इंपॉर्टेंट थीम्स निकालो, और उन थीम्स को तो एटलीस्ट पढ़ लो, ठीक है? इसी थीम से रिलेटेड मैंने एनवायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उससे रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है? जो ज़्यादा नहीं, 18 to 20 मिनट्स का है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे कवर करना है अपने इन्वायरमेंट को इन आने वाले दिनों में, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट ला पाएँ अपने मतलब कि रिक्वायर्ड इनपुट के साथ, ठीक है? तो इस वजह से मैंने उस चीज़ को वहाँ पे ऐड किया। आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हो, मैंने 2 दिन पहले ही उसे अपलोड किया, ठीक है? अब वॉल बैचिया मेथड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये वॉल बैचिया मेथड है क्या? है ना? देखो क्या है। अब देखो, मैं वही कहता हूँ कि ये चीज़ एक बार पूछ ली तो फिर से पूछी जानी मुश्किल है, ठीक है? बट ठीक है, जब एक बार आ गई है तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। होता क्या है, ये वॉल बैचिया जो है एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है?
अगर ये किसी की बॉडी में है तो जैसे किसी भी, मान लो कि मैं इसे मॉस्किटो की बॉडी में डाल देता हूँ मान लो, तो ये क्या करेगा, आपको पता है मॉस्किटोज की थ्रू हमें क्या होता है, हमें वायरल डिजीजेस फैलते हैं हमारी बॉडी में। तो मॉस्किटोज की बॉडी में भी खुद वायरस होते होंगे, तभी तो हमारे अंदर वो वायरस आ रहा है। तो ये वॉल्बैचिया मेथड के थ्रू जो है, ये जो वॉल्बैचिया एक बैक्टीरिया है, इसको मॉस्किटो की बॉडी में डाला जाता है। ठीक है। अब मॉस्किटो की बॉडी में जब ये जाता है तो ये वायरस जो है, जो रीजन है जिसकी वजह से ये मॉस्किटो की बॉडी में इतनी भारी मात्रा में मिलता है, ये उस रीजन को ही खत्म कर देता है। ये इसे इसे बढ़ाने से ही रोक देता है, ये बढ़ने से ही रोक देता है, सॉरी। ये मतलब मॉस्किटो की बॉडी में ही इसकी प्रेजेंस को कम कर देता है, क्योंकि ये इसे ग्रो ही नहीं होने देता। तो इस वजह से क्या होता है, अब जब मॉस्किटो बाइट भी करता है तो हमारे बॉडी में वो वायरस आगे नहीं आता। तो अब किया क्या गया, ये वॉल्बैचिया मेथड क्या है, ये जो मॉस्किटोज हैं उनकी बॉडी में ये वॉल्बैचिया बैक्टीरिया डाला और उनको ब्रीडिंग करने दी बाकी मॉस्किटोज के साथ। अब जब बाकी मॉस्किटोज के साथ इनकी ब्रीडिंग होती है तो उस टाइम पर यह देखा जाता है कि इन मॉस्किटोज के अंदर भी, क्योंकि अब ये वॉल्बैचिया बैक्टीरिया चला गया है, तो इस वजह से इनके अंदर भी ये जो वायरस है उसकी कमी होती गई। और इस वजह से जो प्रॉब्लम्स है जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये अपने आप कम होती चली जाती है। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये है वॉल्बैचिया मेथड। ठीक है। ये एकदम देसी भाषा में मैंने आपको बताया है, ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। अब वही चीज जो मैंने बताई, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है। ये चीज याद रखने, जैसे डेंगू हो गया, जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये हमें क्या देखने को मिलता है, वायरल डिजीजेस हैं ये, जो वॉल्बैचिया मेथड के थ्रू कम किए जा सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा, अब आई थिंक 10-20 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा और आपको मैं ये बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन कैन बी डन बाय एप्टीट्यूड, यू कैन डू दिस। बिल्कुल हार्ड नहीं है, घर ले जाने वाला, घर मार्क्स को घर ले जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, मैं अपने गले को तब तक रेस्ट दे देता हूँ। चलिए। चलिए, अब देखिए, ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी जो डे वन से चीजें देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी यूपीएससी कोई, आपके हिसाब से जो आपने ऐसा एग्जाम्पल देखा जो आपने कभी सुना नहीं, अजीब व गरीब, आपको एब्सर्ड लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, आपने यूजुअली देखा होगा कि वो जो चीजें हैं वो करेक्ट होती है। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करी गई। कार्बन कैप्चर सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे मेथड्स को यूज करना जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलती है उसे स्टोर, कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाए, ताकि वो और टाइम तक आपको एटमॉस्फेयर में देखने को ना मिले। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। ये मैंने उस एनवायरमेंट के थीम्स में इसे ऐड किया जो मैं लेक्चर के बारे में अभी आपको बता रहा था। अब देखो जरा, ये बोला गया है कि स्प्रेड कर दो फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, कि फार्मलैंड्स पर बेसाल्ट रॉक को बिछा दो, स्प्रेड कर दो। अब क्या लग रहा है आपको, अरे भाई ये कैसा आंसर है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं बोलता हूँ जितने एब्सर्ड आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे यूजुअली वो करेक्ट होते हैं, और ये करेक्ट है। इसके पीछे का रीजन है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बोलते हैं कि एल्कालिनिटी जो है वो बढ़ा दो ओशन की बाय एडिंग लाइम। ठीक है। क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या ऐसे करके कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को कम किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि ये कैप्चर करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को।
capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है। ये बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करो, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्रीज से, और कार्बोनेटेड वाटर्स की फॉर्म में इन माइंस के अंदर डाल दो जो भी अबैंडन्ड है। क्या ये बात करी जा सकती है? बिल्कुल करी जा सकती है। तो मैंने बोला जितने एब्सर्ड एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं यूजुअली वो करेक्ट होते हैं, और वो एब्सर्ड इसीलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि हमें यूपीएससी का जो एग्जामिनर है उसे ये पता है कि ये सोचेंगे कि ये क्या फालतू चीज है, बट मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है, ये चीजें ठीक होती है। ठीक है, अब रीजंस क्या है इसके पीछे, उस रीजंस पे बात कर लेते हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैप्चर करो और उसके बाद उसे स्टोर करना है, किसको? जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसे, ठीक है। फिर फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक को जब आप फार्मलैंड पर बिछाओगे तो होगा क्या? देखो होता क्या है कि बेसाल्ट के अंदर होता है सिलिकेट, ठीक है। अब ये जो सिलिकेट है ये नेचुरली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोनेटेड मिनरल्स के अंदर। अब ये कार्बोनेटेड मिनरल्स जो है ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और एक लंबे टाइम के लिए क्या है आपको ट्रैप्ड मिलेंगे ये कहाँ पे? सॉइल के अंदर। और अगर किसी रीजन की वजह से ये रिवर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, बारिशों की हेल्प से, ठीक है, तो फिर उस टाइम पर लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिलेगा? ये ओशन तक पहुंच जाते हैं और ओशन में फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? बस जो ये बेसॉल्ट रॉक है ये इसके अंदर सिलिकेट मिलता है, उसकी हेल्प से ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेटेड मिनरल्स में कन्वर्ट कर रहा है और फिर वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, और फिर इवेंचुअली अगर पहुंच गए ओशन तक तो ठीक है, नहीं तो सॉइल में भी अगर है तो फिर ये क्या है? ये स्टोर्ड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या है? अगला है कि ओशन की एल्कालिनिटी को बढ़ा दो। इससे क्या होगा? देखो जैसे ही पीएच बढ़ जाता है ओशन का, जब भी पीएच बढ़ जाता है, आपको पता है 0, 7 और इस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? ये स्केल है मान लो, ठीक है। तो इस तरफ जो है आपको, इस तरफ आपको जब भी जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, और अगर 7 से कम होता चला जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलता है? कि वो एसिडिक होता जा रहा है। तो एल्कालिनिटी का मतलब क्या है? कि हम उसके नेचर को, उस पर्टिकुलर चीज के नेचर को बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज बेसिक जितनी होती जाएगी उतना उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो ये एक तरीका है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जा सकता है। ओके, फिर ये तो सबसे सिंपल सिंपल सी चीज है जो हमने पीछे डिस्कस कर ली थर्ड स्टेटमेंट में कि ऐसा किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरियल मेटाजेनोमिक्स। अब ना ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी जो टर्म्स हैं, ऐसी टर्म्स जो है हम करंट अफेयर्स में, मंथली करंट अफेयर्स में कवर करते हैं, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखे हैं लेक्चर्स, मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे दिसंबर की जो करंट अफेयर्स हैं उसका एक लेक्चर उठा के सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए आप देख लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यूपीएससी की ही लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर उसका राइट एक्सप्लेनेशन देखकर हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मैं बस इतना रिकमेंड करूंगा, इतना काम आप करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। एरियल मेटाजेनोमिक्स। अब देखो ये क्या था ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको क्या बोला, इसको तोड़ो और पता करने की कोशिश करो। एरियल मतलब कुछ हवा की बात चल रही होगी, मेटाजेनोमिक्स मतलब बड़े लेवल पर जीन्स को कलेक्ट किया जा रहा है या जीन्स के साथ कुछ किया जा रहा है, ठीक है, बड़े लेवल पे। मेटा का मतलब बड़े लेवल पे। अब आपको हर जगह दिख रहा है एवियन, चलो इन्होंने हवा से जोड़ दिया। एयरबोर्न डिवाइसेस की बात करें, फिर एरियल हवा से जोड़ दिया, ठीक है। फिर ड्रोन्स की बात करी जा रही है, फिर हवा से जोड़ दिया, ठीक है। बट कहीं पर भी आप देखोगे मेटा का मतलब है एक साथ बहुत सारा, उसकी बात नहीं करी गई कहीं पर भी। बट एक एग्जांपल था जिसमें लिखा गया कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर, ठीक है, एयर आ गया एरियल, जीनोमिक्स का डीएनए आ गया, ठीक है। उसके बाद मेटा मीन्स बड़े लेवल पे लिखा गया एट वन को। तो मैंने आपको बोला अगर आप वर्ड को तोड़ेंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि इसके लिए एप्टीट्यूड, तो मैं ये कहता हूं कि एप्टीट्यूड को आप यूज करके इसे सॉल्व कर सकते थे, बट
उस टाइम पर वो प्रेशर होता है, मुझे पता है कि चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट नहीं होती जिस तरीके से मैं घर पे बैठ के इन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? बट इसके लिए तो नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, वो तो आपको अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी, उसके बिना काम चलेगा नहीं जी, ये जान लो। अब फिर से ये चीज़ आना, ये कॉन्सेप्ट आना तो मुश्किल है, बट ऐसी चीज़ें आती हैं, ये आपको पता रखना है, ठीक है? तो एरियल मेटाजेनोमिक्स क्या है? यही है कि जब आप जेनेटिक मटेरियल की जो है वो स्टडी करते हैं, कहाँ से कलेक्ट किया गया है वो जेनेटिक मटेरियल? एयरबॉर्न पार्टिकल से, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से, पॉलन से, यहाँ से आपने किया है, ठीक है? तो उन जेनेटिक मटेरियल को पढ़ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एरियल मेटाजेनोमिक्स। इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब ये हो सकता है कि इसको समझना मुश्किल हो, इसको आप तोड़ के भी नहीं पहुंच पाते आंसर तक, ठीक है? तो वही कह रहा हूं कि हर चीज में एप्टीट्यूड नहीं लगेगा ना, नॉलेज भी तो लगेगी। अब जिसने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा होता है ये कॉन्सेप्ट, वो इस बात को करके आ जाता, उस काम को करके आ जाता। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या है कि जैसे समझ लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, ठीक है? वो स्पीशीज किस तरीके से अपनी स्टार्ट, देखो कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा, तो यहां से लेकर वो यहां तक कैसे पहुंची है, ठीक है? क्या क्या चेंजेस उसके बॉडी में हुए हैं, वो आप माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की हेल्प से पता कर सकते हैं। वही है स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग स्पीशीज ऑफ फाउना। आपको पता है कि ये स्पीशीज और ये स्पीशीज के बीच में आपको कोई सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। इसमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है, वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की हेल्प से, ठीक है? तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, जिन्हें शॉर्ट टैंडम रिपीट्स या फिर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स भी बोला जाता है, ये एक छोटे शॉर्ट नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करती हैं, ठीक है? इसकी हेल्प से आप क्या पता कर सकते हैं? इसकी हेल्प से आप जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उसे स्टडी कर सकते हैं, कोई भी एक पॉपुलेशन है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है दो स्पीशीज या दो से ज्यादा स्पीशीज के बीच में आपस में, उसको पढ़ सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक ये समझ लो कि एंसेस्टर है किसी का, इसके बीच में और इसके बच्चे के बीच में क्या मतलब कॉमन है, उसके बारे में आप क्या है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। यही वो पेडिग्री एनालिसिस है कि पेरेंट से बच्चे के बीच में क्या जीन्स है जो कॉमन आए हैं, ठीक है? तो वो चीजें आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हो। इसमें क्या चीज यूज होती है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था, बट कब पता होगा? जब आप करंट अफेयर्स को करेंगे। आई रिकमेंड आप कोई भी एक करंट अफेयर्स का मेरा सेशन उठाओ, उसे अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है? ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? देखो यहाँ पर ना कुछ टाइम पहले ही एक शायद 1.5 साल पहले ही जब ये एग्जाम पेपर आया था, उस टाइम पर क्या किया गया, 2023 से 1.5 साल पहले के अराउंड, यहाँ पर क्या किया गया, चेंजेस करे गए थे इस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया, जिसके तहत ये बोला गया था जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका जो मतलब कि एक तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है टर्नओवर, उनकी जो मशीनरी है उसके बीच में ये बोला गया था कि कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है? किस किस के बीच में? इन्वेस्टमेंट के बीच में और टर्नओवर के बीच में, तब उसको मीडियम एंटरप्राइज बोला जाएगा। इसकी बात करी गई, ठीक है? तो यहां पर ये 15 करोड़ नहीं बोला गया था, यहां पर क्या बोला गया था? यहां पे 50 करोड़ बोला गया था। किसके लिए? मीडियम एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं। और ये 25 करोड़ नहीं था, ये 250 करोड़ था। कि जो भी किसी को भी मीडियम एंटरप्राइज तब बोला जाएगा जब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट नॉट एक्स नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़, एंड ये क्या है? ये टर्नओवर है, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़। तो ये क्वेश्चन था,
ठीक है। तो वही फिर डेटा आया, डेटा देखो बहुत गलत किया गया, वो 250 करोड़ है, ये 25 करोड़ लिखा है सिर्फ, सोचो कितना है। तो वो डेटा को तभी गलत कर रहे हैं जब वो डेटा को एक्सट्रीम बना रहे हैं। इस चीज को प्लीज याद रखना, या तो एक्सट्रीमली लो कर देंगे या तो एक्सट्रीमली हाई कर देंगे, तभी वो डेटा को गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑल बैंक लोन्स ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। अब मैंने क्या बोला है, सिर्फ एक वर्ड को देखकर आप पूरी स्टेटमेंट को गलत मत मानना कि ये एक्सट्रीम है, आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, सेंस तो बनाओ पहले। सेंस बनाओगे तो आपको पता चलेगा। ऑल बैंक लोन्स प्रोवाइडेड टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। एक बात सोचो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज खुद ही एक प्रायोरिटी सेक्टर है, खुद ही एक प्रायोरिटी सेक्टर है, तो इसके अंदर जो लोन्स आएंगे वो तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएंगे ही ना। आप खुद सोचो, क्या कुछ लोन्स इन्हीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर होंगे जिन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं रखा जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तो वही है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा ना, कि जब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज खुद ही एक प्रायोरिटी सेक्टर है, तो इसके अंदर जितनी भी लैंडिंग आप दोगे वो भी तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ही होगी, है ना। तो ये करेक्ट था और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, वो रेगुलेटेड नहीं, बट डिजिटल बैंक जो सॉरी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो रेगुलेट करी जाती है सेंट्रल बैंक्स के थ्रू, ये रेगुलेटेड है। जो आपको अपने हाथ में फिजिकल कैश देखने को मिल रहा है, या कोई भी चीज देखने को मिल रही है, कोई भी लीगल टेंडर देखने को मिल रहा है, उसी को अगर आप डिजिटल लेवल पे देखेंगे तो उसको डिजिटल करेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे बोला गया इट इज पॉसिबल, देखो पॉसिबल आ गया तो मेरे को समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। अब मुझे देखना है बाकी की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया। तो बोला गया पॉसिबल का मतलब क्या है? कैन, कैन कि ये हो सकता है। और आपको पता है कैन वाली स्टेटमेंट में जब तक आगे जाके कुछ एक्सट्रीम ना दिया हो तब तक उसे हम गलत नहीं मानेंगे। तो वही है कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो बहुत चीजों की होती है। अब देखते हैं क्या लिखा गया आगे। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन द डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट पेमेंट। अब एक बात सोचो, क्या यहाँ पे लिखा गया कि इंटरनेशनल पेमेंट ही करनी है? क्या यहाँ पे लिखा गया इंटरनेशनल पेमेंट ही करनी है? नहीं लिखा गया। तो अगर यहाँ पर मैं अपनी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे यूएस डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम की क्यों जरूरत होगी? आप सोचो कि ये स्टेटमेंट ही क्या थी, ये स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट थी। अगर यहाँ पे लिखा भी होता ना कि इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, बिना यूएस डॉलर में कन्वर्ट करे या स्विफ्ट सिस्टम को यूज करे, तब भी ये बात सही होती। ठीक है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू पेमेंट करी जा सकती है। बट यहाँ तो उन्होंने वो भी नहीं लिखा था, यहाँ तो इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि अगर आप मतलब कि लोकल लेवल पे पेमेंट कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल है ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब तक पॉसिबल, कैन, ये सारी चीजें लिखी है और उसके बाद कुछ एक्सट्रीम नहीं बनाया गया सिचुएशन को, स्टेटमेंट को, तो आप उसे सही मानेंगे। अब यहाँ पे देखो सेकंड चीज क्या लिखी गई है, एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट। अ डिजिटल करेंसी कैन, मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम इनटू इट सच एज टाइम फ्रेम फ्रॉम फॉर स्पेंडिंग इट। अब एक बात बताओ, एक चीज सेंट्रल बैंक के हाथ में है, आरबीआई रेगुलेटेड है, हमारे इंडिया के हिसाब से बात करें तो आरबीआई का मतलब कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। अब गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल ऐसा कर सकती है कि किसी भी डिजिटल करेंसी के ऊपर टाइम लगा दे, टाइम फ्रेम लगा दे कि इतने टाइम के अंदर ही आप उसे स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है हमेशा प्रीवियस ईयर में, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है जो उसका मन चाहे। तो जो चीज गवर्नमेंट के थ्रू ही रेगुलेटेड है, वो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है ना, तो बिल्कुल वो टाइम फ्रेम सेट कर सकती है। और इधर ये तो बोला ही नहीं कि करा हुआ है टाइम सेट, यहां तो ये बोला पॉसिबिलिटी है, कैन, कर सकती है, तो बिल्कुल वो तो गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये जो डिजिटल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो मैंने आपको बोल के बताया वही यहाँ पे लिखा है ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, ये जैसे क्रिप्टो करेंसी से मैंने कंपेयर किया था, तो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये चलती है, चाहे वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो। डिफरेंस मेनली यही है, ये रेगुलेटेड होती है बाय गवर्नमेंट, ये अनरेगुलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था।
क्यों टिपिकल था? देखो, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट्स की जो टर्म है उससे जिसे हम कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं, क्या बोले उसे, कि उन्हें ज्यादा टर्म्स के बारे में नहीं पता, स्टॉक मार्केट की जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में। तो अगर किसी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ा भी मतलब वो काम करते हैं तो उसे बीटा के बारे में पता होगा, है ना। बीटा क्या होता है? देखो क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है ना। कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, कभी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इन्हीं फ्लक्चुएशंस को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, इसको मेजर कौन करता है? बीटा। इसे आपको याद रखना है। तो ये और कुछ नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो ये बताती है कि कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है, कितनी ज्यादा हो सकती है, कितनी कम हो सकती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बस इसके बारे में इसमें बात करी गई है, ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस याद रखना कि इससे रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक टर्म है। अगर किसी को ये भी पता होता ना तो भी फिर इजी हो जाता उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें टिक तो कर दूं यार, टिक करना ही भूल गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ये चाहूंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आप, ठीक है, क्या करें, मैं आपको रोज एक होमवर्क देता हूं। तो आज आपके लिए एक होमवर्क है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में आप स्टडी करिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, मैं आपको बस बोल रहा हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोला गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ओरिजिनली इनिशिएट किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मैंने आपको क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब भी ऐसा लिखा हो ये चीज इसने स्टार्ट करी, ये चीज यहां से स्टार्ट हुई, ये चीज तो इसी की वजह से शुरू हुई, कोई पर्टिकुलर ऑथर का नाम, ऑथर कह रहा हूं, साइंटिस्ट का नाम दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, हमेशा गलत होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भी यही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या काम है? ये काम था नबार्ड का, नबार्ड का। कब स्टार्ट किया इन्होंने? 1992 में। ये कब स्टार्ट हुए? इन 19 इन 1992 बाय नबार्ड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर बोला गया, अब देखो बाकी दोनों कितनी सिंपल स्टेटमेंट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उसमें सारे मेंबर्स जो हैं एक ग्रुप के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर अ लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर्स टेक्स। ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद की हेल्प कर रहे हैं, तो जो वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें सब ही हकदार हैं। ठीक है, सबको इक्वल रिस्क है, वही बात करी गई है, एकदम करेक्ट है। फिर देखो ये सिंपल कितनी स्टेटमेंट है, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट एसएचजीज। क्यों नहीं करेंगे? प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर की हेल्प तो करेंगे ही। रीजनल रूरल बैंक्स तो बनाए ही इसलिए गए थे कि उन एरियाज तक भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके जाओ जो फार फ्लेजेड एरियाज है, जहां पर अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है। ठीक है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स तो सपोर्ट करते ही हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है, ये नहीं लिखा गया सिर्फ यही करते हैं, सिंपल सी स्टेटमेंट है, दो बैंक दे दिए, सपोर्ट करते हैं एसएचजी को, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ओनली टू। तो आगे इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। 10 से 20 इंडिविजुअल जो हैं आपस में आकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि होमोजीनियस होता है, एक जैसे लोगों से मिलके बना हुआ होता है, सेल्फ गवर्नड होता है और पीयर सिलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये क्यों आते हैं? ताकि जो आपस में मिलके ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उन्हें सॉल्व कर पाए। ठीक है, और ग्रो कर पाए साथ में। ठीक है, उसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मेनली इसमें देखा गया कि विमेन ज्यादा इंडल्ज्ड हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, इसके बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लीज बताया करिए। ठीक है, कि 15 में से कितने जो हैं आपके करेक्ट हुए, है ना, ताकि मुझे पता चले कि एट द एंड आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। डजेंट मैटर, 2 करेक्ट होते हैं, 12 करेक्ट होते हैं, 15 करेक्ट होते हैं, डजेंट मैटर, कोई आपको नहीं जानता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कितनी बैटरी रह गई है देख लेते हैं, 18% अभी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो, अब क्या है, मैंने आपको उधर एक बात बोली थी, ठीक है, कि सिंपल स्टेटमेंट को कभी गलत नहीं करना। इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली, क्या मैंने बोला था ऊपर कि जब लार्जली आए तो थोड़ा सा रुक जाना है, सोचना है, क्योंकि हमने देखा है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में और आज के ही एक क्वेश्चन में भी कि लार्जली वाली स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हो रही हैं। क्यों? लार्जली का मतलब क्या है?
कि ऐसा देखा गया है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कहीं पर भी इधर वो नहीं बोला जाता कि हाँ ऐसा ही होता है। पॉसिबिलिटी के लिए कई कई वर्ड लेके आ गए वो, कैन, पॉसिबल, लार्जली, ज्यादातर, ये देखा गया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूजुअली ठीक होते हैं, बट फिर भी वही अपने दिमाग में एक बायस नहीं बनाना कि हाँ ये है तो बस टिक मार के आगे नहीं, पढ़ो ना। एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए चीजें आसान करने के लिए है सारी चीजें, बट थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो आगे भी स्टेटमेंट को पढ़ो कि ये बोला गया इंडियन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो लार्जली फोकस करता है क्यूरेटिव केयर पर, और प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर हमारे यहाँ पर कम देखी गई है। क्यूरेटिव केयर क्या है? क्यूरेटिव केयर का मतलब है कि जब कोई बीमारी हो गई तो उससे रिलेटेड जो डायग्नोसिस है किया जा रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड डायग्नोसिस जो है वो किया जा रहा है, मतलब बीमारी होने के बाद। बट बीमारी होने से पहले स्क्रीनिंग, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो कि लोगों को पता चले मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, तो वो उसे पहले ही प्रिवेंट कर ले। ठीक है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, ठीक है, प्रॉपर ये फूड खाइए, ये सारी चीजें, ताकि किसी भी एक डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके, उसे प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। ठीक है, ऐसी प्रमोटिव केयर वही है, प्रमोशन करना। रिहैबिलिटेटिव का मतलब क्या है कि जैसे समझ लो कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने उसका डायग्नोसिस किया, अब आपकी बॉडी ठीक हो गई है, पर आपकी बॉडी पूरी तरीके से जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुई। जैसे मान लो कि किसी को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर में अब क्योर क्या है, क्यूरेटिव केयर क्या है कि उस पर प्लास्टर लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया, अब आपका हाथ जुड़ गया, मान लो हड्डी जुड़ गई। बट हड्डी जुड़ने के बाद जब डायग्नोसिस पूरा हो गया है उसके बाद भी तो केयर है, उसके बाद भी तो उस हाथ को पूरी तरीके से मूव करवाना है अच्छे से। ठीक है, तो वो आएगा रिहैबिलिटेटिव केयर में कि डायग्नोसिस पूरा होने के बाद भी वो उस पर काम करना। ठीक है, कि वो पहले जैसा वर्क करे, उसे रिहैबिलिटेटिव केयर कहते हैं। तो ये बोला गया कि इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ है उसमें क्यूरेटिव केयर के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, लार्जली ये देखा गया है, पर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर के ऊपर कम काम किया जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल इंडिया में सच है, आपको देखने को भी मिलता है। तो फिर से देखा, लार्जली वाली स्टेटमेंट ठीक हो गई। फिर अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की बात करी जा रही है। द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। बिल्कुल, हमने ये देखा है कि जो स्टेट है वो प्राइमरी अथॉरिटी होती है किसको लेके, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को लेकर एक स्टेट के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात बोली गई, वैसे ही लिख दिया था यार, पहले ही यहाँ पे लिख दिया था कि इंडिया की डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या है कि सेंटर का जहां पर काम खत्म है, अब उन्होंने क्या किया है, चीजों को जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके नाम पर कर दिया है, उनको ये काम दे दिया है। पहले ही लिख दिया था यहाँ पर कि अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। अब जब सेंटर के बाद कौन आएगा काम में? स्टेट ही आएगा ऑब्वियसली, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो वही पहले इसको ही देखकर आप यहां तक पहुंच सकते थे कि ये ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते रहना है, दौड़ाते रहना है, दौड़ाते रहना है। ठीक है, कहीं पर भी अपने आप को उस 2 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर अपने दिमाग को रेस्ट नहीं करने देना है। ठीक है, यू आर ट्रेनिंग फॉर दिस। कितने साल से प्रिपेयर कर रहा है? कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है। आपको उस 2 घंटे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप सोचिए, आपकी 1 साल से लेके 5 साल की मेहनत जो है, किसी को 5 साल भी हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कुछ कह नहीं सकते उसमें, है ना, सबका जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है अलग है। ठीक है, तो उसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। बट आप सोचो 5 साल या फिर 1 साल से लेके 5 साल तक की आपकी मेहनत 2 घंटे में डिसाइड हो जाती है कि आपने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, तो आपको उस 2 घंटे में अपना बेस्ट देना है। 2 घंटे में बेस्ट कब देंगे? जब आप इन 1 साल से लेके 5 साल का जो भी आप टाइम पीरियड दे रहे हैं उसमें अपने आप को तैयार करें उन 2 घंटों के लिए। तो उन 2 घंटों के लिए तैयार होने के लिए प्रीवियस ईयर के हेल्प से ही तो तैयार हो गए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कनेक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं, क्या चीजें पूछी जाती है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए तो इन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट क्या ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। जब राइट एक्सप्लेनेशन ढूंढना है तो यहाँ लगाओ
कि इसको आप एज अ क्वेश्चन लो। इंडिया पब्लिक सेक्टर केयर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन curative care with limited preventive, promotive, and rehabilitative care. Because under the India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing healthcare services. क्या इस वजह से ये क्यूरेटिव केयर पे हम ध्यान देते हैं और बाकियों पे नहीं देते? कोई इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है, इसका आंसर ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बता दिए, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव के बीच में। जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि अब हमारे क्वेश्चंस कितने बचे? हमारे 25 क्वेश्चंस बचे हैं 2023 के, उसके बाद हम 2024 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।